So that, so if you have any question, you can ask me directly. You can stop me anywhere around. So the topic of today's discussion is about the aspects of the plant pathology, applied plant pathology. इसमें हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का प्लांट पैथोलॉजी में जो रोल है उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी बायोटेररिज्म के बारे में बात करेंगे. And so let's start with the plant biotechnology. प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इसको अगर डिफाइन करें, इट इज द यूज ऑफ टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स दैट एग्जिबिट न्यू और इम्प्रूव डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब अगर एक प्लांट है जिसको हम उसमें रेजिस्टेंस लाना चाहते हैं, तो व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू जेनेटिकली मॉडिफाई इट. ये तमाम और उसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आए जो उसको रेजिस्टेंस दें या अदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये तमाम चीजें प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं. डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्रेटर रेजिस्टेंस जो है, ये हमारा एज ए प्लांट पैथोलॉजिस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है. अदर जो बायोटेक्नोलॉजी काम कर सकती है, वो बेटर यील्ड हो सकती है, बेटर क्वालिटी हो सकती है. So there are many other things which plant biotechnology help us to improve. अगर हम बात करें अराउंड द वर्ल्ड, तो अब तक बहुत सी चीजें जो है वो बन चुकी हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंडर, जिसमें बहुत से प्रोटीन्स हैं, जीन्स हैं, ड्राउट और सलिनिटी, इन तमाम चीजों के लिए वो हेल्प आउट कर रहे हैं. There are numerous cases in which plant biotechnology is used successfully to produce crop plants that avoid or resist certain plant pathogens. So, as a plant pathologist, what we want is this: to produce crop plants that avoid or resist certain plant pathogens. कि जो plant pathogens हैं उनको या तो वो avoid करे या वो उनको resist करे या उनको tolerate करे. मतलब बेसिकली हम अपने प्लांट्स को मजबूत करना चाहते हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट. तो इसके लिए हमें प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प दरकार है. अब बेसिकली प्लांट पैथोलॉजी में हम कर क्या रहे हैं? हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं. तो ये तमाम चीज़ें अब मिक्सअप हो चुकी हैं. अगर आप ये कहें कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे प्लांट पैथोलॉजिस्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्लांट पैथोलॉजी जो है, प्लांट पैथोलॉजी जो बेसिकली है, उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. जैसा कि अभी कोरोना वायरस है, तो वायरस के लिए हेल्प आउट, तो बायोटेक्नोलॉजी उसको हेल्प आउट कर रही है. और जो प्लांट पैथोजेंस के लिए भी इसी तरह हम वैक्सीन्स या ड्रग्स या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अडैप्ट करते हैं, और वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम रेजिस्टेंस या पैथोजेंस के अगेंस्ट विरुलेंस या एविरुलेंस को डेवलप कर रहे होते हैं. अगर हम इनकी बात करें, आइसोलेटेड स्पेसिफिक जीन है. फॉर एग्जांपल, एक जीन है जो कि स्पेसिफिक है टोबैको के अंदर, जो टोबैको मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रहा है. तो हम ये चाहते हैं कि वही जीन हम टोमेटो में भी डाल दें. तो ये काम हम कर चुके हैं या कर भी रहे हैं या और करते रहेंगे. तो आइसोलेटेड स्पेसिफिक जीन्स दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज पैथोजेंस. ठीक है, तो ये हो चुका है. तो जैसा कि टोबैको एन जीन है, इसी तरह और बहुत से जीन्स हैं. तो ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हुआ. तो ट्रांसफॉर्म प्लांट्स बिकम रेजिस्टेंस बाय कोडिंग फॉर एंजाइम्स दैट मोबिलाइज अदर एंजाइम्स दैट कैरी आउट न्यूमरस डिफेंस फंक्शंस. ठीक है, अब वो जो जीन है वो क्या करेगा? या तो वो मोबिलाइज करेगा अदर एंजाइम्स को जो कि डिफेंस रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, या वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेगा जो इनहिबिट करेगा ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द पैथोजन, या वो एंटीबॉडीज जिसको हम प्लांट्स के अंदर प्लांटीबॉडीज कहते हैं वो प्रोड्यूस करेगा. तो इस तरह के जीन्स जो हैं वो हम डेवलप या उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, ऐसे प्लांट्स के अंदर जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस नहीं है या जो ससेप्टेबल है. मींस जो ससेप्टेबल प्लांट्स हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक जीन रेजिस्टेंस डालते हैं, जो क्या करती है कि ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो मेम्ब्रेन डिफेंसिव फंक्शंस, न्यूमरस डिफेंसिव फंक्शंस में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. जैसा कि स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स ऑफ द पैथोजन, उनके जो स्ट्रक्चर है, यानी कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, अगर सेल वॉल है तो वो उनको डिग्रेड करते हैं, या वो क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट पैथोजेंस की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और उनके स्प्रेड को रोकते हैं.
यहाँ क्या करते हैं कि वो ऐसे कोड फॉर सच प्लांटी बॉडीज जो कि कोड प्रोटीन ऑफ द पैथोजन के अगेंस्ट, और ये स्पेसिफिकली वायरसेस के बारे में होता है। तो बेसिकली मकसद वही है कि हमने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपनी पैथोजेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लेके आनी है, ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। ये सिंगल जीन भी हो सकता है जैसा कि, और उसके आगे मल्टीपल वेज़ हैं कि वो कोई भी तरीक़ेकार से वो रेजिस्टेंस दे सकता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन से जीन्स में इंटरेस्टेड हैं। बहुत से जीन्स जो हैं वो ऑलरेडी हमने नोन है कि ये फ़लाँ जगह फ़लाँ जीन जो है ये फ़लाँ के अगेंस्ट, अगर पैथोजन के अगेंस्ट या प्लांट पैथोजन टाइप के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस दे रहा है, तो हम उसको इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड यू नीड एंड इट्स अपडेटिंग डेली। मतलब ये जीन्स जो है, नंबर ऑफ जीन्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर हम आगे बात करें कि वायरसेस के अगेंस्ट, तो ये वायरल जीन्स को हम इनकोड करके हम ये रेजिस्टेंस ऑल्टर्ड मूवमेंट प्रोटीन्स के ज़रिए या रेप्लिकेस प्रोटीन्स के ज़रिए ये चीज़ें हम हासिल कर चुके हैं और करते रहेंगे। अगर हम इनकी एग्ज़ाम्पल्स देखें कि ये किन चीज़ों में हमें इसका ऑलरेडी हल मिल चुका है, तो मेलन, स्क्वाश, टोमेटो, टोबैको, पपाया, मतलब इन तमाम क्रॉप्स में जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स अवेलेबल हैं दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ वायरल डिजीज़ेज़। अब अगर हम पपाया की बात करें, तो पपाया रिंग स्पॉट एक वायरस है जिसके अगेंस्ट पपाया में रेजिस्टेंस डाली गई, और उसने क्या किया कि पपाया रिंग स्पॉट वायरस, एक्सक्यूज़ मी, अब्दुल रहमान। अगर हम बात करें पपाया में, तो पपाया रिंग स्पॉट वायरस जो है वो एक बहुत डिवास्टेटिंग डिजीज़ थी। हवाई एक स्टेट है अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पे ये पपाया बहुत ज़्यादा होता है। तो पपाया रिंग स्पॉट वायरस ने इसको बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो थी उसने हवाई और उसके इर्द-गिर्द के फार ईस्ट के इलाकों को इस तबाही से बचाया। सो ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है हमारे पास प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। न्यूमरस अदर केसेस की बात करें, द डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल इंजीनियर्ड टोबैको एंड काइमेरिक ट्रांसजीन्स कंटेनिंग सीक्वेंसेस ऑफ, और ये एक ही वक्त में 2 वायरसेस के अगेंस्ट भी हुई है, मल्टीपल वायरसेस के अगेंस्ट भी हमने की है, जिमिनी वायरसेस में भी हमने की है, और बाज़ औक़ात ऐसा इंटरेस्टिंग है कि ये हमने एक चीज़ के लिए की, पैथोजेंस के लिए, तो उसने साथ-साथ जो है वो इंसेक्ट्स को भी उसने रेज़िस्ट करने में हेल्प आउट की। अगर हम बात करें इधर रेप्लिकेस, डीएनए रेप्लिकेस की, तो ये जो है जिमिनी वायरसेस के अंदर डीएनए रेप्लिकेस को ट्रंकेट किया या उन्होंने चेंज किया। उस चेंज रेप्लिकेस को जब उन्होंने डाला तो क्या हुआ? रेजिस्टेंस आई, ठीक है? Resistant not only to the virus from which the transgene was obtained, but also to 3 other viruses. तो sometime this help out for other viruses as well या other pathogens के against, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसी तरह इसके रिवर्स भी हो सकता है। सो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये एक टूल है, ये इटसेल्फ, यानी कि इसमें हमने अपने आप को समझना है, करेंगे वो जो हमें पैथोलॉजी की बेस या नॉर्म्स जो हमें सिखा रही हैं, वो हम उसको यूज़ करेंगे। तो आपने हमेशा याद रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो टूल है, वो पैथोलॉजिस्ट भी यूज़ कर सकता है, वो सॉइल साइंटिस्ट भी यूज़ कर सकता है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला भी यूज़ कर सकता है, वो हॉर्टिकल्चरिस्ट भी यूज़ कर सकता है। लेकिन हम अगेन डिपेंड करेगा उस प्रोफेशनल पे कि वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ क्यों कर रहा है। हमने एक रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करना है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और उसकी हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। मैंने पहले आपको बताए हैं जैसे कि मेलन स्क्वाश में। अब हमारे पास सिंगल जीन्स भी थी कि पपाया में पपाया रिंग स्पॉट वायरस के अगेंस्ट आई, ट्रंकेटेड रेप्लिकेस जिमिनी वायरसेस में 3 वायरसेस के अगेंस्ट आई। अगर हम इसी तरह हम बात करें रेजिस्टेंस टू द लेट ब्लाइट ओमाइसीट काइमेरिक जीन को हमने किया, तो इनकोडिंग टू इंसेक्ट प्रोटीन एग्जिबिटिंग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज, और उन्होंने सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस दी फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है इवन दीपालपुर के लिए, उकाड़ा के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है। अब हम ये यूज़ कर रहे हैं प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड, नहीं हम नहीं कर रहे, लेकिन ये हो सकता है। अगर हम इसको लेजिटिमेट करें, इसके मुताबिक कानून साज़ी की जाए, तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। अब ये जो जीन्स था जो लेट ब्लाइट के अगेंस्ट हमने यूज़ किया, वो ना सिर्फ़ लेट ब्लाइट और अदर पैथोजेन्स के अगेंस्ट, बल्कि सॉफ्ट रॉट कॉज़िंग बैक्टीरिया के खिलाफ भी कुव्वत मुदाफ़ियत देता है आलूओं को। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छे जीन का इंतखाब करना या अच्छी चीज़ों का इंतखाब करना, ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट का काम है और वो पहले उसको आइडेंटिफ़ाई करेगा और ये बहुत मुश्किल काम है। ये आसान काम नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि पूरी दुनिया कोरोना के ज़रिए कोरोना में जकड़ी हुई थी, तो पूरी दुनिया का पैसा कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगा हुआ था। इसके बावजूद 1 साल लगा। इसका मतलब है कि ये आसान काम नहीं है। इस पे टाइम लगता है, इसके लिए स्किल्स चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं और ये प्रैक्टिकल हैं। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात इन चीज़ों को हम जानबूझकर डाल देते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा। बट नो, नाउ द साइंस इज़ रियल और हमें बिलीव करना चाहिए कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रियलिटी में एक्ज़िस्ट करती हैं। एक्सक्यूज़ मी। सो वेलकम बैक। इफ वी टॉक अबाउट द रास्पबेरी प्लांट्स, वहाँ पे भी ये हुआ कि पीजीआईपी जो हमारे पास पॉलीग्लाइकोलोनेज इनहिबिटिंग प्रोटीन था, उसको हमने क्या किया, इंजीनियर्ड किया टू बिकेम रेजिस्टेंट टू द ग्रे मोल्ड बोट्राइटस साइनेरिया के लिए। तो वो उसने हेल्प आउट किया। इसी तरह बहुत सी हमारे पास एग्जांपल है। ये रिंग स्पॉट की स्टोरी है जो मैंने आपको हवाई की बताई कि ये एक ससेप्टेबल वैरायटी है और ये एक रेजिस्टेंट वैरायटी है। अब जो रेजिस्टेंट वैराइटीज़ थी कि वो बाद में ये जो ससेप्टेबल वैराइटीज़ थी वो तबाह होती गई, जबकि जो रेजिस्टेंट अब एट द एंड आप ये देखें, ये जो साइडों पे है, ये हमारे पास ससेप्टेबल वैरायटी है और ये जो अंदर ग्रीन प्लांट्स हैं, ये 28 माह के बाद की फ़ोटो है। इफ यू चेक ब्लॉक 28 मंथ्स, तो ये आप देख सकते हैं कि ये दरख्त जो हैं जितने पपाया के ये है हरे-भरे हैं, हेल्दी हैं। लेकिन ये जो इसकी साइडों पे जो ससेप्टेबल क्रॉप लगी वो तमाम की तमाम तबाह हो चुकी है। तो इतना खतरनाक वायरस था जो कि हमने एक जीन की मदद से हेल्प आउट किया और हवावे की जो इंडस्ट्री है वो उन्होंने बचा ली। ये काम किसी भी मुल्क में कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट, पैसा और जो विल ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो चाहिए होती है। इसके लिए हमें ये बिलीव करना होगा सबसे पहले कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो हमें हेल्प आउट कर सकती है। अब लाज़िम नहीं है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ही सिर्फ़ हेल्प है, हमारे पास अदर चीज़ें भी हैं, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ आल्सो वन ऑफ द हेल्प। सो यू कैन, हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों को डील कर सकती है और ये हमारे लिए हेल्प आउट हो सकती है। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं कि नॉन टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो जब हम अप्लाई करते हैं प्लांट्स को एक्सटर्नली, तो ये भी हम डेवलप कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जैसा कि हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है या सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है। तो ये इस तरह के, अब इस तरह में हमारे पास दो केमिकल्स हैं, एक्टिगार्ड और दूसरा है हमारे पास मैसेंजर। तो ये ऑलरेडी बन चुके हैं टू सच केमिकल्स। और ये एग्रीओस से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसके मुताबिक, क्योंकि एग्रीओस बेसिकली आप ये समझ लें बेसिक प्लांट पैथोलॉजी की बुक है। तो एक्टिगार्ड जो है ये क्या करता है, ये प्लांट रेजिस्टेंस अगेंस्ट सम बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है। इसी तरह जो मैसेंजर है वो क्या करता है, वो फायर ब्लाइट बैक्टीरियम जीन एन्कोडिंग फॉर द हार्पिन जो है वो उसके अगेंस्ट एक्ट करता है, जहाँ पे हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स और सिस्टमिक एक्वायर्ड रिस्पॉन्स जो है वो प्लांट्स के अंदर आ जाता है। मैसेंजर जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करने के अलावा हमारे पास वैरायटी ऑफ डिजीजेज ऑफ सेवरल क्रॉप्स इंक्लूडिंग स्ट्रॉबेरी, टोमेटो एंड कॉटन, इन सब में हेल्प आउट करता है। तो अगेन मतलब इन तमाम चीज़ों को, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपने पौधों को बीमारियों से बचा सकते हैं। अब बचाने के बहुत से तरीके हैं, मतलब ये काम होगा कैसे, ये एक बहुत बड़ी आगे, जब इफ यू कंटिन्यू द स्टडी प्लांट पैथोलॉजी यू नो हाउ कैन वी डू दैट। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें डिजीज रेजिस्टेंस और अदर करैक्टरिस्टिक की, तो पहले मॉडिफाई करते हैं हम उनके न्यूक्लिक एसिड को एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल या ऐसा जीन्स डाल के अदर प्लांट से या रेयरली एनिमल से या पैथोजन से या इवन किसी भी और चीज़ से जो है वो हम उसको डाल रहे हैं और उस जेनेटिक मटेरियल को हम ऐड कर रहे हैं या उसको कट कर रहे हैं और उसका बेसिक मकसद हमें रेजिस्टेंस हासिल करना है। इन मोस्ट केसेस दीज न्यूक्लिक एसिड्स आर बिकम एक्टिव, वो जो जब वो ऐड किया तो वो एक्टिव हो जाता है एंड मेक्स
प्लांट कंपाउंड्स दैट मे बी टॉक्सिक टू प्लांट, या तो वो ऐसे केमिकल जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो टॉक्सिक टू द होते हैं, पैथोजन और पेस्ट और पॉसिबली, और जो कि हो सकते हैं पैथोजेंस, पेस्ट और ह्यूमंस को भी हो सकते हैं। सम ऑफ दिस न्यूक्लिक एसिड में फाइंड इट्स वे टू द क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये है कि जब वो फील्ड में चला गया तो वो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट आ सकता है। अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए वीड्स और वाइल्ड एनिमल्स में चला जाए और वो वहां से अगर वो एलर्जी करता है ह्यूमंस को, तो वो ह्यूमन को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये चीजें हमें जहन में रखनी है कि इसका एक ऐसे जीन को जब हम जिसका फायदा हमें बज़ाहिर फौरी वक्ती नजर आ रहा है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ इस चीज़ को ज़हन में रख के हमें अपने बहुत सी जो कामयाबियाँ हैं, उनको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। हमें उन पे मज़ीद काम करना चाहिए ताकि वो जो खतरात हैं, वो कम से कम किए जा सकें। जैसा कि सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैव बीन इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस टॉक्सिन्स अगेंस्ट सर्टेन इंसेक्ट्स। ठीक है? बहुत से यानी कि इंसेक्ट्स के अगेंस्ट टू प्रोड्यूस वैक्सीन्स अगेंस्ट सर्टेन ह्यूमन पैथोजेंस। ये ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि हमने टॉक्सिन्स अगेंस्ट इंसेक्ट्स, वैक्सीन्स अगेंस्ट ह्यूमन पैथोजन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हमने बनाए हैं और फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स बनाए हैं टू ट्रीट डिजीजेस ऑफ द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। लेकिन इसकी वही बात जो मैं कह रहा था कि ये क्या करते हैं कि ये किसी न किसी तरीके से ह्यूमन डाइट का हिस्सा बन सकते हैं और हमें एलर्जीज कॉज कर सकते हैं। अब इसकी वजह से वो नेगेटिव पब्लिसिटी दुनिया में मिली जिसकी वजह से जीएमओस बैन भी हुए। अभी तक बहुत से इलाकों में यूरोप में, अमेरिका में ये बैन हो चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल अगेन दीज वो कंट्रीज जो हैं वो उसको उस पे काम कर रहे होंगे डेफिनेटली कि इन 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 शॉर्टकम्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में क्योंकि काम ही नहीं हो रहा, तो हम या तो उसको अलाउ करते हैं या अलाउ करने के बाद जो है वो उसको बैन कर देते हैं। तो अगेन उस पे काम जो है वो रुक जाता है। बट साइंस इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस तो इस काम को चलते रहना चाहिए। जो the type of publicity has in turn led many large buyers to refuse to buy and use product प्रोड्यूस्ड बाय द जीएमओस। तो बेसिकली अगेन ये जो मैंने आपको बताया कि जो पब्लिसिटी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई तो वो प्रॉब्लम्स भी हुई। एक चीज तो यहाँ पे एलर्जीज या ह्यूमन प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम्स है। दूसरी जो चीज प्रॉब्लम करती है वो पोजेशंस ऑफ पेटेंट एंड मोनोपोलाइजिंग जेनेटिक मटेरियल है। मतलब एक चीज जो फ्री मिल रही थी कोई भी ले सकता था, तो हम जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं वो उसको पेटेंट करते हैं कि दूसरा बंदा इस्तेमाल करे तो मेरे से पूछ के ले। तो ये चीज़ जो है, ये भी इसका एक नुकसान है। लेकिन जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से नुकसान हैं, वहाँ पे बहुत से फ़ायदे भी हैं। इसके अलावा विद द क्रॉप हर्बिसाइड्स की बात करें, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज़म्स को भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है। अपसेट द प्लांट बैलेंस और ये एंटायर प्लांट बायोटिक बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट है, उसको भी ये इम्पैक्ट कर सकता है। सो बहुत से पॉज़िटिव के साथ-साथ नेगेटिव इम्पैक्ट्स, लेकिन हमें जो वे फॉरवर्ड है, वो इसको आगे लेके चलना है और जो हमारे लिए यूज़फुल चीज़ें हैं, उनको हमने कंटिन्यू करना है, दुनिया के लिए ये ज़रूरी है। ये इसके अलावा occurrence of the accidents in which crops transform the production of pharmaceuticals and mixed with the edible crops, तो ये भी एक तरह का हमारे पास एक खदशा हो सकता है। तो बेसिक मकसद अगेन पढ़ाने का जो आपको ये है कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एक टूल है जिसको यूज़ करके हम फ़ायदा भी ले सकते हैं, लेकिन उस फ़ायदे के दौरान हमें नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बे केयरफुल रहना चाहिए। आजकल फूड सेफ्टी जो है वो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज में से एक है। साल्मोनेला, लिस्ट्रिया, ई कोलाई ये जो है ई स्ट्रेन ओ 57 H17 प्रोटोजोआ, तो ये बहुत से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ह्यूमंस के लिए पैथोजेनिक है। सो ये क्या करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ फ्रेश प्लांट प्रोड्यूस कैरीज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया एंड माइक्रोटॉक्सिन। ये हो सकता है, ये कंटेमिनेट करने के लिए इनके पास हमारे पास इन ये जो चीज़ें हैं, ये बैक्टीरिया या हमारे पास जितने भी पैथोजेंस हैं, ये ह्यूमन्स के लिए प्रॉब्लमैटिक है। ये आते कहाँ से हैं? वो हम अगर हम बात करें तो फ्रेश प्लांट प्रोड्यूस जो है, वो कैरीज़ मतलब बहुत से फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया और टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग फंजाई हो सकते हैं उसके साथ। फूड प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स जो हैं, वो अलाउ करते हैं सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन पैथोजेंस को प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के अंदर वो रह सकता है। एक्सक्यूज़ मी।
दूसरा तरीका ये हो सकता है, या लॉन्ग स्टोरेज ऑफ फूड जो है उसके अंदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो सकती है, या इम्प्रॉपरली एज्ड और पुअरली ट्रीटेड मैन्योर जो है वो ह्यूमन पैथोजेंस को कैरी कर सकता है, या इरिगेशन वाटर के ज़रिए इम्प्रॉपर यूज़ से एफॉरमेंशन्ड ह्यूमन पैथोजेंस जो हैं वो क्या करते हैं, कैरी कर सकते हैं। रन ऑफ वेस्ट मटेरियल के साथ अनएक्सेप्टेबल हाइजीन्स ऑफ हार्वेस्टर्स, हैंडलर्स और पैकर्स, जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, उनकी अनहाइजीनिक कंडीशंस जो हैं वो कंटेमिनेट कर सकती हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को विद द ह्यूमन पैथोजेंस, और स्पेसिफिकली इन पैथोजेंस के साथ जो कि ह्यूमंस के लिए डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ पेट्स विच में कैरी ह्यूमन पैथोजेंस, जो कि ह्यूमन पैथोजेंस को कैरी करते हैं इन देयर फीसिस एंड बाय देयर फीसिस ऑन द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली ये वाले जो पैथोजेंस हैं ये ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लमेटिक है, और ये बहुत से तरीके जिसमें प्लांट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों, इन पैथोजेंस को हेल्प आउट करने में, यानी कि पहुंचाने में इंसानों तक, जो कि इंसानों के लिए सही नहीं है। सो तो दीज शुड बी एडिड बाय एवर इंक्रीजिंग शिपमेंट, और शिपमेंट आजकल हर चीज एक मुल्क से दूसरे मुल्क, बल्कि एक अमेरिका से पाकिस्तान, या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया में चीजें फैल रही हैं। वन, और उसमें क्या है, इकोनॉमिक हिट जो है, मेन इफेक्ट ऑफ फियर्स अबाउट फूड सेफ्टी इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक हिट मैन हो के तौर पे, कि अगर इनमें से कोई ऐसा बैक्टीरिया, जैसा कि अभी आप कोरोना ही देखें तो वो इकोनॉमिक हिट है, हर मुल्क की इकोनॉमी मुतासिर हुई है एक वायरस की वजह से। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ये जस्ट कहानियाँ नहीं हैं। ये इसी तरह ह्यूमन पैथोजेंस के ज़रिए, अब लाज़िम तो नहीं है कि अगर ह्यूमन पैथो एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा केला कोई भी ऐसी चीज़ खाता है, और जो दूसरा है वो वहाँ से गुज़रते हुए किसी भी फल या इन चीज़ों के ऊपर गुज़रता है, तो दूसरा बंदा जब इन कॉन्टैक्ट आता है तो वो फैल सकता है। इसी तरह यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत हेल्प आउट करती हैं, बल्कि वो नुकसान देने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो हमें एहतियात करनी है। इसके लिए हमें पहले चीज़ों के जो पैथोजेन्स हैं उनके बिहेवियर को समझना है, और उसके मुताबिक हमें उनका हल देना है। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स और अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मिल प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ एंड और चेन स्टोर डिमांड थर्ड पार्टी ऑडिट। वहाँ पे क्या है कि वो इन चीज़ों को, इन माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से बचाने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट चाहते हैं, ताकि जो भी चीज़ मार्केट में आए, वहाँ पे सर्टिफ़ाइड चीज़ हो। पता हो कि कोई भी यानी कि कोई भी चीज़ जो पानी इस्तेमाल हुआ है, या जो चीज़ें इन क्रॉप्स को डेवलप करने में आई हैं, वो इन प्लांट पैथोजेंस से पाक थी, ह्यूमन पैथोजन से पाक थी। सो इट इज़ वेरी, और इस तरह अनजस्टिफाइड एक्विजिशन से भी बचा जा सकता है। अब जो दुनिया क्या कह रही है वो है ट्रेस बैक सिस्टम। वो क्या, कि अगर एक केला आपने लिया है तो वो आप पहचान सकें कि ये केला कहाँ से आया है। ये ट्रेस बैक सिस्टम जो दुनिया में है वो अवेलेबल है, और हमें भी ये चाहिए कि हम इसकी तरफ जाएँ। ये क्या करेगा, फार्म टू ओरिजिन एंड डेट ऑफ पैकिंग, यानी कि इससे हमें एक तो पता चलेगा कि ये आया कहाँ से है, और हम उसकी जो बेस है उसकी तरफ चले जाएँगे। सोर्स को आइडेंटिफाई करना ईज़ी, और एप्रोप्रिएट मेजर्स जो हैं वो हम उसके अगेंस्ट ले सकेंगे। सो दीज़ विल हेल्प आउट ऑल ऑफ द ह्यूमन्स टू यानी कि अगर किसी का कोई हेल्थ का नुकसान होता है, तो जिस बंदे की इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वज़ह से हो रहा है, वहाँ तक जा सकता है। ये अगर हम अपने मुल्क में भी कर लें, तो ये हमें इससे एक ये डर ज़रूर होगा ज़िम्मेदारों को, या जो ग्रोवर्स को, कि ये हमारे पास, हमारे ये जो अगर हम कोई बदनीयती करेंगे, तो वो हमारे गले की हड्डी बन सकती है। तो ये इसलिए ये जो सिस्टम है, जो ट्रेस बैक सिस्टम है, इट इज़ कैन बी वेरी हेल्पफुल, लेकिन ये हमारे पास एग्ज़िस्ट नहीं करता, लेकिन होना चाहिए। सोर्सेज़ अगर हम दू उसके बाद बात करें, फ्यू 3 साल्मोनेला सेल्फ, यानी कि अब हमारे पास, और इन चीज़ों को ये भी अब हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, कि अगर हमारे पास थ्रू ट्रेस बैक सिस्टम हो, तो हम जो कंटेमिनेशन का लेवल है वो बहुत लो से चेक कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसको चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ से है। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक, द रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जो है, वो भी हम ट्री बना सकते हैं इनके ज़रिए। बीटी जो है, ये हमारे पास आई बैसिलस thuringiensis जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड की,
genes for antibiotics against other human pathogens, genes for activating defense mechanism, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यूज़ हो चुकी हैं genetically. Genes for unrelated to that may be allergies in some individuals and even genes for producing plastic. तो ये तमाम चीज़ों में जो हमारे पास प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है और फूड सेफ्टी है, इसका लिंक जो है वो एग्जिस्ट करता है और ये चल रहा है। There is a fear in some segments of the population, especially in developed, that plants with such genes will intentionally or accidentally find their way into the foods. कि मतलब ये ऐसी चीजें जो हमने बनाई हैं, जो जैसा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बीटी टॉक्सिन है या अदर रेजिस्टेंट स्ट्रीन है, अगर वो हमारी फूड का हिस्सा बनते हैं, अब जैसे बीटी हम खाते नहीं है तो इट्स वेरी रेयर, लेकिन बीटी जो है वो इंसेक्ट्स के जाए, इंसेक्ट्स को आगे कोई मुर्गियां खाएं और वो मुर्गियों से अगर किसी को एलर्जी हो जाए, तो ये एक अनइंटेंशनल या कोई एक्सीडेंटल वे हो सकता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए प्रॉब्लमैटिक है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड का एक प्रॉब्लम हो सकता है, ये हमने पहले भी बात की, लेकिन ये डर इसके बारे में डेवलप कंट्रीज में बात होती रहती है और चीज़ें बैन भी रेगुलर बेसिस पे होती हैं। तो इन चीज़ों से हमें केयरफुल रहना है। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, वो डिटेक्ट कर सकते हैं इंट्रोड्यूस जीन्स को दैट नॉट हैव बीन डिक्लेयर बीइंग एज़ बीइंग प्रेज़ेंट। उसके बाद असल चीज़ जो हमें आजकल एक प्रॉब्लम है, जैसे कि कोरोना के बारे में भी बहुत सी कहानियाँ हैं कि जनाब ये बायो टेररिज़्म हुई या ये हो या एक मुल्क की ने दूसरे मुल्क पे अटैक किया, तो ये तमाम बातें एग्ज़िस्ट करती हैं। तो ये 2001 में इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल हमारे पास पता है कि वाशिंगटन डीसी में जब ये 9/11 हुआ, तो उसके बाद टेररिस्ट ने क्या किया, दे एडेड फियर टू द हैविंग फूड कंटामिनेटेड इंटेंशनली बाय टेररिस्ट। उन्होंने बेसिकली लेटर्स भेजे थे, ये आगे बायो टेररिज्म में हमारे पास ये आ रहा है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे एंथ्रेक्स है या ह्यूमन बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ह्यूमंस के लिए डेडली बैक्टीरिया हो, वो हम बायो टेररिज्म में यूज कर सकते हैं और उनको हम मतलब लोगों ने यूज किया है या कोई भी मुल्क यूज कर सकता है, वो यूज करके क्या करते हैं कि अपने जो उनके की बंदे हैं उनको टारगेट करते हैं और उनको इन जो डिजीज़ेज़ हैं, उनके ज़रिए हिट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है, इरिगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटामिनेटेड टेररिस्ट जो हैं, वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के ज़रिए पीने के पानी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की फूड सेफ्टी जो है वो एक तो साइंटिस्ट और दूसरी गवर्नमेंट्स की ज़िम्मेदारी है। और ये तमाम अंडर द वर्ज अगर होगा तो ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से होगा। अब जो बायो टेररिज्म या एग्रो टेररिज्म की बात करें तो ये भी हमारे पास, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि बायो टेररिज्म है क्या। अगर हम इसको डिफाइन करें, द यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, मेनली प्लांट पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कुड इन्फेक्ट प्लांट्स एंड कॉज डिजीजेस एंड देयरबाय इंस्टिल फियर एंड टेरर इन ऑल ऑफ द पॉपुलेशन और पॉपुलस। ठीक है, कि बायोलॉजिकल एजेंट जो कि हमारे पास पैथोजेंस है, उनको यूज करके हम इन्फेक्ट करें ह्यूमंस को और वो उनके अंदर बीमारियां न प्रोड्यूस करें। इससे एक अवाम के अंदर खौफ व हिरास फैलाया जाए, इसको हम कहेंगे बायो टेररिज्म। ये बायोलॉजिकल वारफेयर से डिफरेंट है कि वो आर्मी के अगेंस्ट है, लेकिन बायो टेररिज्म कोई भी ग्रुप किसी की भी चीज के अगेंस्ट कर सकता है, विच इज नॉट गुड। ठीक है, ये बेसिकली फ्राइटन और टेरराइज सिविलियन पॉपुलेशन को करने के लिए कोशिश किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि 2001 में ये हमारे पास न्यूयॉर्क या वाशिंगटन में क्या हुआ कि वो पहले तो 9/11 हो गया, उसके बाद उन्हें बहुत से लेटर्स मिलते थे, जहाँ पे क्या होता था कि बीटी या बेसिलस एंथ्रेक्स, जो हमारे पास इधर हमने डिस्कस किया है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स का जो हमारे पास बैक्टीरिया था, वो लेटर्स के अंदर वो अटैच किया जाता था और वो इम्पोर्टेंट लोगों को भेजा गया और वहाँ से वो इन्फेक्ट हुए और ये एक तरीका बाद में भी चलता रहा। तो ये बेसिकली एंथ्रेक्स बायोटेररिज्म ये है, प्रैक्टिकल है कि हो चुकी है 9/11 के बाद अमेरिकन के अंदर। तो इसी तरह बहुत सी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोरोना है जो कि फैल सकता है, तो आप उसको एक्टिव फॉर्म में किसी चीज़ में डालें और किसी को खातर भेज दें और उसको इस तरह से किया जाए कि वो 3-4 दिन तक रह सके, तो वो उस बंदे को किसी भी तरीके से इन्हेल हो सकता है या वो इम्पैक्ट हो सकता है और वो बंदा जो है उसको टारगेट किया जा सकता है, जैसा कि किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो, सदर हो। तो ये चीज़ें या कोई भी नीचे के लोग हों, स्पीकर हों, इस लेवल के लोगों को अटैक किया जा सकता है और इस चीज़ को अवॉइड करना है।
बायोलॉजिकल वारफेयर की बात करें है तो सेवरल डिकेड्स जैसे कि स्टॉक पाइलिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज एंथ्रेक्स बैक्टीरियम या इस तरह के जो हमारे पास बैक्टीरियम है उनको स्टॉक किया जाता है और उसके बाद उनको दूसरी वार टाइम में हम दूसरे मुल्क के खिलाफ यूज कर सकते हैं। At the same time, however, several countries have been experimenting with the stockpiling that can infect and destroy important। यहाँ हम अब एक नई चीज हो गई है कि जो है इसको कहते हैं इकोनॉमिक टेररिज्म या बायोलॉजिकल टेररिज्म भी आप कह लें या एग्रीकल्चरल टेररिज्म के आपकी जो इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स है उनके ऊपर अटैक करवाया जाए। जैसा कि हमारे पास वीट है तो वीट के अंदर रस्ट बहुत तेजी से फैलता है, तो ऐसा रस्ट किसी के ऊपर अटैक करवा दें तो उनकी उस साल की पूरी गंदम जो है वो उसको ज़ाया किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, जिनसे हमें केयरफुल रहना है। इसी तरह मैग्नोपर्थिग्रिसी या फंगस कॉजिंग ब्लास्ट डिजीज़ है, फाइटोप्थोरा जो कि ब्लाइट कैप, एक्सिनिया ग्रामिनेस फंगस एंड द रस्ट डिजीज़ेज़ एंड अदर स्मॉल ग्रेन्स, ये जो है एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ जो कि बायोटेररिज्म के अंदर यूज़ हो सकते हैं क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से फैलते हैं और एक ही साल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। As the special crops in each area increases, as our knowledge of disease such as crop increases and become evident, मुल्कों के लिए एग्रो टेररिज्म या एग्रो सैबोटाज जो है वो अब इजी भी हो रहा है और उसको रोकना मुश्किल हो रहा है। दिस हैपेंस इन इवन इफ और स्पेशली इफ दे ग्रो रिलेटिवली स्मॉल एरिया। अगर फॉर एग्जांपल बनाना, सिट्रस और कॉफी और कोकाओ जैसी ये स्मॉल एरिया पे लगा हुआ है तो इसको हिट करना बहुत ज्यादा आसान हो जा सकता है। तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय द क्रॉप फॉर द ईयर टू कम एंड पॉसिबली फॉरएवर। तो ये या तो उस साल क्या नुकसान करेगा या वो पूरे यानी कि मुस्तकबिल उस क्रॉप का तबाह कर सकता है। The pathogen that would be used on such clonal genetically uniform perennial crops are likely to, ये बेसिकली ज्यादातर क्या चांस है कि वो इंसेक्ट वेक्टर बेस्ड बैक्टीरिया होगा, फाइटोप्लाज्मा होगा या वायरस होगा, जो कि वहां पे जाके क्रॉप को अटैक करेगा और क्रॉप तबाह हो जाएगी। तो इससे पूरे किसी भी दूसरे मुल्क को हिट किया जा सकता है। ये अगेन बैक्टीरिया इंसेक्ट वेक्टर बेस्ड जो बैक्टीरिया हैं वो इसमें ज्यादातर यूज होंगे मुस्तकबिल के अंदर। Such pathogens can be introduced into a field such as a few bacteria or virus carrying। ये एक साल इंट्रोड्यूस होंगे, हो सकते हैं और अगले साल तक ज़्यादा नुकसान करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पे नज़र होनी चाहिए किनकी? गवर्नमेंट एजेंसीज़ की, और उनकी नज़र होती है अमूमी तौर पे। और ये इसको बायोटेररिज्म को लेकिन इसके लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है प्लांट पैथोलॉजिस्ट की, कि वो ऐसे जीन्स फॉर एग्जांपल अगर एक क्रॉप के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो अगेन जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट है वही बताएगा कि ये आया कहाँ से। तो ये तमाम चीज़ें जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का, एग्रो टेररिज्म का और प्लांट पैथोलॉजी का कॉम्बिनेशन जो है, ये हमें मुस्तकबिल की वारफेयर से बचाने में हेल्प आउट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, जिसमें हमने आज प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को देखा कि ये कैसे हेल्प आउट कर सकती है हमें रेजिस्टेंस दिलाने में। फिर हमने फूड सेफ्टी के बारे में देखा और बायोटेररिज्म के बारे में देखा। तो इन तमाम चीज़ों को पढ़ना, उनको समझना हमारे लिए और मुल्की लेवल पे भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप में से जो लोग ऑनलाइन हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ डू आस्क। हो सकता है आप में से बहुत से जस्ट ऑनलाइन हों और दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बस ऑनलाइन हो के तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहाँ पे जो आपने अभी जिन्होंने अगर लिया है तो वहाँ पे आप समरी अपलोड करेंगे तो ही आपकी अटेंडेंस होगी। और जिन्होंने अगर कोई क्वेश्चन आपका हो बाद में भी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और that's all for today. Hope they enjoy the rest of the day. That's all for the lecture. सर जी जी। सर ये स्टॉक पाइलिंग क्या होता है? स्टॉक पाइलिंग ये होता है कि एक हमारे पास जो बैक्टीरिया है या पैथोजन है जो हम किसी के इंसानों के अंदर बीमारी कॉज कर सकता है, उसको हम इकट्ठा करके रख लेते हैं कि ताकि वक्ते ज़रूरत हम उसको इस्तेमाल करें। तो ये होती है स्टॉक पाइलिंग। ओके सर। जी। किसी और का कोई क्वेश्चन सर हो? जो ये जी जी सर मिर्जा जी। क्वेश्चन है सर, जो ब्लाइट है सर, वो पहले उसके लिए कोई हल किया जाता है जब फसल में आ जाए, या फिर हल उसका किया जाता है? दोनों तरीकों से अवेलेबल है। जो प्रोटेक्टिव जो हम बेसिकली अगर यानी कि जैसे हम कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, एहतियात ज़रूरी है। अगर मौसम ऐसा बन रहा है
और वो वहाँ पे रिपोर्ट हो रही है तो बाकियों को प्रोटेक्टिव पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन अगर आ गई है तो उसके बाद भी हमारे पास केमिकल्स आ चुके हैं जो उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। मतलब कम करने में या सम टाइम अगर गर्मी थोड़ी-सी पड़ जाए तो टोटली खत्म करने में भी काफ़ी हद तक हम उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोनों तरह के में यानी कि इलाज मौजूद है हमारे पास। सर मैक्सिमम केसेस में तो ऐसा होता है कि सर वो काटनी पड़ती है फसल, उसके अलावा कोई हल नहीं निकलता। नहीं, मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता। ये उस वक़्त होता है जब बंदे ने गौर ही नहीं किया कि उसकी ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो चुका हो। तो जब अगर कोई किसान जो है वो लापरवाह है, तो ऐसा होता है। नहीं तो आपको पता है कि दीपालपुर में आलू लगता है और दीपालपुर का जो किसान है वो बहुत ही डाढ़ा किसान है, तो वो इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखता है। क्योंकि अगर एक सर बन पत्तों में भी तो होती है ब्लाइट, जी, जी होती है, इसमें कोई शक नहीं। तो सर वो सारा पौधा सूख जाता है और फिर उसमें सर पौधा काटना ही पड़ता है। जी हाँ, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सट्रीम लेवल पे जब पहुँच जाए तो उस वक़्त सिचुएशन होती है। लेकिन अमूमी तौर पे ब्लाइट का अब किसानों को पता है, तो वो इसको आने से अवॉइड करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि ये 3 माह की फसल है और इस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो वो अपने बेनिफिट को ज़ाया होने से बचाने के लिए हर कोशिश करने को तैयार होते हैं। और अब ये मतलब अभी भी अगर अगेन देखें अल्लाह की करनी जो है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। अगर 15 दिन बारिशें रहें या मौसम अच्छा रहे, तो डेफ़िनेटली क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान अच्छे से मुराद हमारे लिए अच्छा होगा और वो पैथोजन के लिए अच्छा होगा, लेकिन किसान के लिए वो बुरा होगा। तो वो यस सर। उस चीज़ को वो अवॉइड करना फिर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर 2-3 दिन बारिशें होती हैं और वो आती है और उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं या उससे पहले आपको पता है कि आने वाली है और आप उस पे स्प्रे कर देते हैं, तो ये चीज़ों को हम हेल्प आउट कर सकते हैं अवॉइड करने। और ये प्रैक्टिकल है, ये बातें जी, नहीं है, ये हो रहा है। जी ठीक है सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? चलें 3 मिनट रह गए हैं तो हम इसको रैप अप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं अपलोड कर देता हूँ, आपने समरी वहाँ पे कमेंट्स में लिखनी होगी अपनी अटेंडेंस के लिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। दैट्स ऑल। एंजॉय द डे।